वेदों से ही करनी चाहिए। ठीक है, और उसके सूत्र मिलते हैं। तो आज हम जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र की एक रूपरेखा आपके समक्ष रख रहे हैं, और जैसा कि हम पहले की क्लासेस में शायद काव्य के प्रयोजन और हेतु पर थोड़ा बहुत पाश्चात्य मत में पढ़े हैं, आज इनमें जब हम रूपरेखा खींचेंगे तो वो बीच बीच में प्रयोजन हेतु आता जाएगा लोगों के मतलब में, और बहुत सुलझे हुए ढंग से समझने का प्रयास करिए। एक निवेदन ये है कि कोई कुछ लिखेगा नहीं, एक निवेदन दूसरा है कि कोई विंडो स्विच ना करे, आसपास की सारी बाधाएं खत्म करके आप एकदम एकाग्र भाव से सत्यनारायण की आज कथा सुनेंगे। बहुत आनंद आने वाला है। 5 बजे आप अब वो नहीं रहेंगे जो अभी है। ठीक, तो देखिए पाश्चात्य में सबसे पहले बात कहां से आएगी? प्लेटो से। यूनान ज्ञान का गढ़ है। यूनान की बहुत सारी कहानियां मैं आप लोग को सुना सकती हूँ। वहां के ज्ञान प्रधान, वहां की मैथमेटिक्स थी, वहां के भिखारी भी मैथमेटिशियन होते थे। तो प्लेटो जो है, जब उसका अस्तित्व आता है वो उसके अपने समय में, तो वहां यूनान की स्थिति बहुत डाउन हो चुकी थी, और इतना ज्यादा चारित्रिक पतन था, और बहुत जो है ना कि यूनान मित्र रोमा सब मिट गए, जहां से वो मिटने का काल उसका था। भारत की तुलना करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। भारत में बौद्ध और जैन आए तब मिटने का काल था सनातन का, लेकिन फिर ये लोग बीच बीच में संभलते गए। वहां जब वो लोग मिट रहे थे तो प्लेटो आता है एक राजनीतिक चिंतक के रूप में। वहां वो कहीं यूनिवर्सिटी या संस्थान में नियुक्त भी होता है, और वह सोसाइटी को रेगुलेट करता है, जैसे पंखा रेगुलेटर किया जाता है, तो रेगुलेट करके सही फिक्स करता है। और फिक्स करने के लिए वो ये कहता है कि कविता समाजोपयोगी नहीं है, कवियों को आदर्श राज्य से बाहर रखो। ये वाक्य याद रखिए। वो क्यों कहता है? क्योंकि उस समय क्या समाज चारित्रिक दृष्टि से बहुत पतन की ओर था। ठीक, वो 2-3 आक्षेप लगाता है, और वो आक्षेप बहुत ध्यान से बस सुनते जाइए, सब एकदम एकाग्र होकर। ध्यान, मन, मस्तिष्क, आंख और हाथों की उंगलियां पीछे बांध दीजिए। तो ये देखिए कि वो आक्षेप ही लगाता है कि साहित्य सत्य से बहुत दूर है, यथार्थ से दूर है साहित्य। अब सोचिए कि उसके समय के साहित्यकार कैसे रहे होंगे। यथार्थ से बहुत दूर है, सत्य की छाया का अनुकरण करता है। ठीक है, अब जैसे आपको कहा गया कुर्सी, तो आप प्लास्टिक की या लकड़ी की कुर्सी नहीं, आप ब्लैक बोर्ड पे चाक से कुर्सी बना दे, और उसी कुर्सी पर 4 लोग कविताएं लिख दे। तो जो हमने कुर्सी शब्द बोला वो ब्लैक बोर्ड पे बनी कुर्सी, और उस ब्लैक बोर्ड को देखकर जो कवि कविताएं लिख रहे हैं कि चित्र के आधार पर कविता लिखी, तो वह सत्य से बहुत दूर हो गया ना। उसमें न नाप जोक है, न बढ़ई कारपेंटर की शिल्पकारी है, कुछ नहीं है। उसमें सत्य का अनुकरण और उसका अनुकरण ही कहा जाता है। तो वह अज्ञानजन्य कहा, मूल से बहुत दूर की चीज है। क्यों कह रहा है प्लेटो? क्योंकि उस समय यूनान चारित्रिक रूप से पतन की ओर था। उसके बाद अगला कहा कि सत्य से दूर है, अनुकरण का अनुकरण होने से मूल से दूर अज्ञानजन्य है, और क्षुद्र मानवीय वासनाओं को उभारता है। छोटी सी वीडियो देख दो, ऐसा वैसा बना दो, थोड़ा जोकरई टाइप का, अभी 1000 लाइक मिल जाएगा। तो क्षुद्र मानवीय वासनाओं को उभारता है, अतः हानिकारक है। प्लेटो की आलोचना का आधार राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से आप लोग समझेंगे। ठीक है, इसलिए कभी प्लेटो की आलोचना इसलिए न करें कि हमारे संस्कृत या हिंदी में कविता को बहुत ऊंचा ऊंचा दर्जा दिया गया और वहां कहा गया। वहां उस समय इसी परिभाषा की अपेक्षा थी। उसके बाद अरस्तु आते हैं उनके शिष्य के रूप में, और चूंकि अरस्तु के टाइम फिर कविता की जरूरत होती है कि मानव संवेदनहीन न हो, वह क्यों और किस रूप में हो ये अरस्तु सही करते हैं। ठीक है, विचारधारा की यात्रा चलती है, एक दृढ़ता आने के बाद लचीलापन आता है, और वो सही तरीके से आता है। ऐसा नहीं था कि अरस्तु ने केवल गुरु के सिद्धांत को खारिज किया, उसे संशोधित करके गति दिया है। वहां शिष्यत्व को बहुत अच्छा सा शिष्यत्व परंपरा का निर्वहन अरस्तु करते हैं। और अरस्तु क्या कहते हैं उसका उत्तर देते हुए, या लोगों को उसकी व्याख्या नए ढंग से करते हुए, कि ये अनुकरण मात्र नहीं है, यह नवीन सृष्टि है।
हम लोग आज अगर इससे जुड़े हैं तकनीक माध्यम से, तो ये नवीन सृष्टि केवल अनुकरण नहीं, ठीक, एक सार्थक उपयोग हो सकता है। अगर हम मूल तक नहीं भी पहुंच सकते हैं तो इन उपयोगिताओं के माध्यम से, इन अनुकरण के माध्यम से भी हम नवीन सृष्टि कर सकते हैं। ये जवाब दे रहे हैं अरस्तु। उसके बाद वह सत्य से दूर होता है, प्लेटो ने कहा। अरस्तु कह रहे हैं सत्य से दूर तो है, लेकिन यह इतिहास की अपेक्षा व्यापक और यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि साहित्य संवेदनाओं का व्यापक है। मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो रोना, हंसना, ये वृत्तियां हैं, जागना, चेतना का उद्बुद्ध होना, यह सब सार्वभौम सत्य है। आप भी वैसा ही रोएंगे और पीस उठेगी जैसा मुझे होती है, और इतिहास की अपेक्षा अधिक व्यापक है। तो ये जवाब अरस्तु देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि वासनाओं का नहीं पोषण करता है, बल्कि विरेचन करता है। एक अच्छी सी कविता सुन के इतने मुग्ध हो सकते हैं कि सब भूल जाए, ठीक। अरस्तु कैसे गति देते हैं उस सिद्धांत को, जहां कवि का प्रवेश निषेध था, वहां कविता को किस रूप में फिर स्वीकार किया जाता है कि वह सत्य से दूर नहीं होता, यथार्थ बताता है, सार्वभौम सत्य होता है, व्यापक सत्य लिए हुए। और इतिहास से तुलना करिए, इतिहास आंकड़ों पर आश्रित है, लेकिन साहित्य की समाज से, संवेदनाओं से बहुत क्लोज होता है, इसलिए यथार्थ है, अधिक यथार्थ है, अधिक सत्य है। और अनुकरण नहीं बल्कि नवीन सृष्टि है। हम कॉपी नहीं करते हैं, बल्कि फॉलो करके अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और वह वासनाओं का पोषण नहीं करता है, बल्कि विरेचन कर देता है। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो कविता सुनकर एकदम डूब के कम से कम आपके वो मूल भाव चले जाएंगे। तो इस तरह से विरेचन का सिद्धांत ये दे देते हैं। प्लेटो ने अनुकरण का दिया था ये विरेचन, और इस प्रकार हम स्वस्थ हो जाते हैं, मन मस्तिष्क से, और स्वस्थ सुघड़ हो जाते हैं। ये अरस्तु जवाब देते हैं, ठीक है। यहाँ अरस्तु का जो विवेचन है वो काव्य की प्रकृति को वास्तविक रूप से समझने पर उन्होंने दिया कि प्लेटो ने तो राजनीतिक और सामाजिक वस्तु स्थिति के आधार पर काव्य और का जो है नियम और निषेध बताया, लेकिन काव्य की प्रकृति, जब आप सामाजिक और राजनीति से मुक्त होकर काव्य की प्रकृति का वास्तविक देखेंगे चित्रण, तो कैसा होना चाहिए ये अरस्तु बता देते हैं, ठीक है। प्लेटो का अगर वो मत देखते हैं तो अगर उनका भी ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर कवि समाज या श्रेयस दे सकता है तो अब ठीक है, अन्यथा नहीं, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अरस्तु आनंद तत्व को प्रधानता देते हैं कि जब हमारे मन मस्तिष्क से बहुत सारे भाव जो हमें उथल पुथल मचा देते हैं, हमने कभी ये कभी वो, कभी ये विंडो कभी वो विंडो जंप करो, कभी व्हाट्सएप देखो, कभी स्टेटस देखो, तो कोई क्लास है या कोई काव्य है जो आनंद तत्व को प्रधानता देता है और सबको तिरोहित कर देता है, विरेचित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ कृति के कलात्मक गठन पर बहुत बल दिया जाता है, ठीक है। काव्य किस रूप में हो और कैसी होनी चाहिए, ये अरस्तु के डेफिनेशन में, जवाब में निहित है। आप लोग थोड़ा सा चिंतन व्यापक करिएगा जब आप किताब से बाद में पुस्तकालय में पढ़ें, अभी सिर्फ सुनते जाएं। यहाँ जो है अरस्तु के बाद छिटपुट तो लेखन हुआ काव्य शास्त्र का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी किताबें उपलब्ध हों और मैटर को जिक्र मिलते हैं। अलंकार शास्त्र, फिगर ऑफ स्पीच, स्टाइल, बोलने का तरीका, इस पर वक्तृत्व कला, जो वक्रोक्ति है, उस स्टाइल पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें आप भाषा विज्ञान का अभिव्यक्ति पक्ष समझ सकते हैं, उस पर लिखे गए, लेकिन उस स्तर पर विश्लेषणात्मक सिद्धांत कोई स्टैब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। तीसरे समीक्षक आते हैं जो ओरिजिनल समीक्षक होते हैं, वो लॉन्जाइनस। ये सब बीसी की बात चल रही है बेटा, लॉन्जाइनस एडी में आ गए थे, ठीक है। लॉन्जाइनस आते हैं, चूंकि प्लेटो मना किए थे, अरस्तु स्वीकार करते हैं। लॉन्जाइनस तीनों को लेकर चलते हैं, तीनों मतलब कवि, उसकी कृति और सहृदय भावक जो भोक्ता हो, तीनों को लेकर चलते हैं और एक व्यापक समीक्षा देते हैं, ठीक। और वो कहते हैं कि श्रोता या पाठक को जो काव्य तन्मय कर दे, आप उसमें सहृदय का लक्षण भी पढ़ेंगे तो तन्मयी भवन योग्यता शब्द का प्रयोग है, विगलित विज्ञानतर स्पर्श, तो वही बात लॉन्जाइनस उस टाइम कहते हैं, जो हमारे यहाँ 8वीं 9वीं शताब्दी में शायद बाद में कहा गया है तन्मयी भवन योग्यता।
ठीक। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो है इनको लॉन्जाइनस को फर्स्ट स्वच्छंदतावादी और सौंदर्यवादी कहा गया, क्योंकि इन्होंने रचनाकार और श्रोता तीनों पर बातें की है। और इनके बारे में मैं बताऊं कि जब पुनर्जागरण आता है तब इनकी कृति सामने आती है, और उस वक्त जो है ये जाने जाते हैं। उसके पहले तक कोई इन्हें जानता भी नहीं था, लगभग 1200 साल तक। ठीक। अब देखते हैं क्या होता है। ये 3 समीक्षक हुए यूनान की, उसके बाद कोई समीक्षा स्तर पर आता नहीं है। ठीक। होरेस आते हैं, वो थोड़ा सा काव्य रचना के थोड़े बहुत सूत्र इधर उधर से देते हैं, उनका ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन कोई काव्य शास्त्र का ऐसा मजबूत सिद्धांत नहीं हुआ जिसको पंक्ति में कोट किया जाए। ठीक। और ज्यादातर चीजें एक जो है लैटिन समीक्षक आते हैं, अभी तक यूनानी थे, अब लैटिन आ गए हैं। क्विंटिलियन वो अरस्तु को ही ऑलमोस्ट कॉपी करते हैं, लेकिन उनका नाम मात्र का जिक्र आपको हर जगह मिलेगा। ठीक। अब आ जाता है 5वीं से 15वीं शताब्दी का अंधकार युग। अंधकार युग का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। तब हमारे देश में गुप्त काल का स्वर्ण युग था संस्कृत का, और उसके बाद जब छिटपुट राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल थी तो भक्ति आंदोलन था। उससे पहले जब सिद्धनाथ वाले टाइम में संस्कृत में नव न्याय की परंपरा थी, बहुत डेवलप मेधा थी। हम लोग ऐसे हैं जो करुण में भी बहुत उन्नत विचार रख सकते हैं, विमर्श सिद्ध कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से इस भौगोलिक भूखंड का, भारत का आप महत्व समझ सकते हैं। जहां 5 से 15वीं शताब्दी यूरोप का अंधकार युग है, वहां हमारा क्या है, ये करेंगे तो आपको श्रेयस का बोध होगा। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने वो 3 देखा, और 3 में प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, उसके बाद होरेस का जिक्र और क्विंटिलियन का समझा, जो कि अरस्तु को कॉपी किया। उसके बाद 14वीं से 1660 तक अंग्रेजी साहित्य में पुनर्जागरण आता है। अंग्रेजी आधुनिक यूरोप की भाषा है। संस्कृत जितनी प्राचीन नहीं, संस्कृत जितनी प्राचीन होगी तो आपको ग्रीक लैटिन में जाना पड़ेगा। ठीक। आधुनिक उसका अंग्रेजी का पुनर्जागरण होता है। जैसे खड़ी बोली का विकास आपने पढ़ा है, वहां उस समय अंग्रेजी वैसे ही गढ़ी जा रही थी। बहुत घबराने की किताबों से जरूरत नहीं होती अंग्रेजी की। अपना स्ट्रक्चर वो खुद ओपन करते जाते हैं। 5-6 शब्द लीजिए, देखिए सब सिमिलर मिलेगा। तो उसको थोड़ा सा एक बार समझ लेने से पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक। वहां आते हैं कुछ विद्वान जब पुनर्जागरण के बाद, तो वो परंपरागत प्रवृत्तियों को अपनाते हैं, लेकिन विश्लेषण पूर्वक, एज इट इज फॉलो नहीं करते। ठीक। कुछ अंग्रेजी समीक्षक आते हैं, वे जो है इटली के मानववाद को अपनाते हैं और प्राचीन तत्व को बहुत कम स्वीकार करते हैं, थोड़ा सा स्वीकार करते हैं, जितना बुद्धि के लिए जरूरी है। जैसे बहुत सारे आधुनिक हिंदी वाले हैं जो संस्कृत को बहुत कम स्वीकारते हैं। एक आध पात्र ले लेंगे, एक राधेय उपन्यास है तो चरित्र और वो चीजें उस समय की लेंगे, विश्लेषण आज के समय के हिसाब से करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से इवन अंधा युग में भी मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है। तो इस तरह से ये चीजें वहां आपको मिलती हैं कि वो पुनर्जागरण अंग्रेजी में जब आता है, अंग्रेजी साहित्य के पुनर्जागरण में, तो वो लोग प्राचीन चीजों को उतना ही लेते हैं जितना उनके लिए जरूरी होता है। बाकी वो अपने हिसाब से, समय के हिसाब से व्याख्या विश्लेषण शुरू करते हैं। जॉन कॉलेट, इरास्मस और विवेस आते हैं और बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। वो कहते भी हैं कि अरस्तु के अंधा अनुकरण हम क्यों करें, हमें नहीं करना है। और ये भी कहते हैं कि विवेकपूर्ण समीक्षा करके हम उनके मतों को स्वीकार करेंगे। जितना जरूरी होगा उतना स्वीकार करेंगे, जितना नहीं जरूरी होगा नहीं करेंगे। इस तरह के अपना स्वतंत्रता मनुष्य की आती है, चिंतन की स्वतंत्रता आती है। इरास्मस भी प्राचीन अंधानुकरण को नहीं स्वीकारते और ये कहते हैं कि हम मशीन थोड़ी ना है कि फॉलो करें, फॉलोवर तो है नहीं, तो हमें कुछ वहां से प्राचीन अरस्तु, प्लेटो और लॉन्जाइनस से लेना है, लेकिन हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। और साहित्य में वस्तु और शैली 2 महत्वपूर्ण है, इस चीज को स्थापित किया जाना है, विषय वस्तु और स्टाइल। उसके बाद फिर अगला चरण आता है 1570 और फिर प्रकृति और कला
नेचर और आर्ट दोनों पर गंभीर व्याख्या आरंभ होती है। ठीक है, यहाँ जो हम लोग स्थायी भाव ये सब संवेदना पर आते हैं, वही चीजें वहां इस रूप में प्रकृति और कला के रूप में आती है। प्रकृति जो हमारे भीतर नेचुरल है और कला उसे हम जिस रूप में प्रस्तुत कर सकें। ठीक, वहां सुधारवादी दौर आता है। सुधारवादी दौर आएगा तो जो अभी पीछे हमने देखा, दो तीन का नाम भी लिया, कि वो कहते हैं कि साहित्य पर जो है अरस्तु प्लेटो को हम जितना जरूरी है स्वीकार करें, बुद्धिवादी हैं, उन पर सुधारवादी अनैतिकता का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि अनैतिक हो जाता है केवल अपनी बुद्धि से चलना, जो मुझे अच्छा लगे वो हम पहने, जो अच्छा लगे वो करें। एक स्तर पर ये चीजें अनैतिक हो जाती है। ये पाश्चात्य आप पढ़ रहे हैं, वहां भी बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद आरोप का उत्तर देने वाले भी एक काल में आते हैं। देखिए, विचारधारा का संघर्ष वहां भी होता है। आते हैं रिचर्ड विलियम, और वो कहते हैं कि साहित्य हमें उदात्त बनाता है। ठीक है, वासना उत्तेजित नहीं करता। तो हम बहुत मॉडर्न हैं, चाहे अगर हम बहुत छोटे कपड़े या बहुत अत्याधुनिक जिसे कह सकते हैं वैसे कपड़े पहन के गाँव में चले जाएं, तो ये मेरा उदात्त स्वरूप है, मेरी प्रकृति है, ये वासना का उत्तेजक नहीं है। लेकिन ये दूसरा पक्ष कहता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर देते हैं। तो उसके बाद फिर ये कहते हैं कि नहीं, काव्य को मंगलमय और आनंदप्रद होना चाहिए। ठीक, मंगलमय और आनंदप्रद। आप मम्मट को अगर 11वीं शताब्दी पढ़े होंगे तो क्या होगा, वही बात यहाँ आती है 1570 के बाद। ठीक है, अब देखिए काल, टाइम देखिए, और कब कहाँ विचारधारा की चलती है, कैसे और किस परिस्थिति में कौन सा जन और जो है रिचर्ड विलियम थोड़ा सा ज्यादा आंदोलन कर देते हैं, और वो कहते हैं कि कवि की अंतःशक्ति से काव्य उत्पन्न होता है। ठीक, काव्य जीवन का प्रतिफलन भी नहीं है और न प्राचीन आदर्श का अनुकरण, दोनों से परे नवीन सृष्टि है। नवोन्मेष को ये महत्व देते हैं, उपजीव्यता को खारिज करते हैं। ठीक, उसके बाद एक आते हैं पटेनहम समीक्षक आते हैं, और वो फिर कहते हैं कि दैवीय प्रेरणा, लोक जीवन के अनुभव और प्राकृतिक शक्ति, तीन से काव्य उत्पन्न होता है, और उसमें उसको समृद्ध करने में, अच्छा बनाने में कल्पना शक्ति का महत्व है। अब ये देखेंगे जो भारतीय काव्य हेतु सारे थे वो यहाँ भी वही मिलते हैं आपको, ऑलमोस्ट वही मिलते हैं। दैवीय प्रेरणा, लोक जीवन, जिसको प्रतिभा कह सकते हैं, दैवीय प्रेरणा, लोक जीवन के अनुभव जिसे विपत्ति कह सकते हैं, और काव्य निर्माण के लिए आवश्यक था, और उसके बाद जो है प्राकृतिक शक्ति, कल्पना शक्ति। ठीक, अब ये जो है ये कहते हैं कि जब हम एक चीज को सोचते या महसूस करते हैं तो उसको उत्कृष्टतम और सबसे अधिक सुंदर और अच्छी स्टाइल से प्रतिबिंब से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये कवि का दायित्व है, पटेनहम कहते हैं। उसके बाद जो है काव्य के विषय वर्गीकृत करते हैं, और विषय डिसाइड करते हुए, जैसे उत्तम अधम ये सब यहाँ भारत में रहा है, वैसे कहते हैं एक वास्तविक है, एक काल्पनिक है और एक मिश्रित है। जब आपने जितना भी BA MM पढ़ा होगा, केवल कॉमेडी और ट्रेजेडी दो भाग पढ़े होंगे पाश्चात्य साहित्य के, लेकिन यहाँ पटेनहम ने क्या कहा, वास्तविक, काल्पनिक और मिश्रित, ये विभाजन किया साहित्य का। ठीक, और उद्देश्य क्या है, शिक्षा और आनंद देना, दोनों लक्ष्य किया। केवल आनंद नहीं और केवल शिक्षा अगर होगा तो लोग उस तरफ जाएंगे नहीं। ठीक, और आनंद के मूल्य को अधिक महत्व दिया। आप मनोरंजन करते हुए आनंद जो है, मनोरंजन करते हुए शिक्षा दें ये कहा, लेकिन आनंद को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि जीवन का अर्थ सत्यम शिवम सुंदरम है। तो पटेनहम की महत्व बहुत बढ़ा उस समय, लेकिन आप ये देखेंगे कि उनको हम लोग जब हिंदी की किताबों में देखते हैं तो बड़ा कम जिक्र मिलता है। ठीक, उन्होंने औचित्य का भी समर्थन किया है कि अनौचित्य कुछ भी नहीं लिख देना चाहिए, और जो अलंकरण है, फिगर ऑफ स्पीच है, उसको साइड से एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, अब ये देखेंगे जब आप पटेनहम का ओरिजिनल पंक्ति पढ़ेंगे तो जैसे लगेगा कि मम्मट उतर आए हैं इसमें और कह रहे हैं सबूरव अनालंकृति पुनः, ये ऐसा मिलता है। ठीक है, ये हो गया 16वीं का। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं एक जो है बेन जॉनसन,
और उनकी किताब है डिस्कवरीज। बेन जॉनसन लिखते हैं स्वस्थ विचार और अच्छी शैली काव्य के लिए जरूरी है। स्वस्थ विचार, हेल्दी थॉट्स। अब काव्य के लिए हेल्दी थॉट्स कहे हैं, लेकिन हेल्दी थॉट्स तो दर्शन भी हो सकता है और सिद्धांत भी हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि अच्छी शैली, स्टाइल, तब वो स्टाइल काव्य का प्रतिनिधित्व करने लगा। ठीक, वो भी काव्य हेतु में वैसा ही प्रतिभा अभ्यास स्वीकार करते हैं। महान कवियों का अनुकरण और व्यापक अध्ययन। अनुकरण को लोग मतलब बहुत महत्व दिए हैं पाश्चात्य में। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही केवल भागवत और रामायण महाभारत के आधार पर नाटक और काव्य लिखे जाते हैं। उस समय और पाश्चात्य में ही वही चीजें हैं, बस कब और किस रूप में है थोड़ा आगे पीछे और थोड़ा दृश्य बदलना होगा, समझना होगा। ठीक, ये जो है ऐसे हैं बेन जॉनसन की, ये एक व्यवहारिक समीक्षा की बात करते हैं और हर समीक्षा में इंडिविजुअल व्यू को महत्व देते हैं। ये नहीं कि भामा ने कहा तो कौन रहा रस वाला, भरत मुनि ने कहा और ये कहा वो कहा। वो कहते हैं कि सबने कहा, व्यावहारिक और आज और इंडिविजुअल दृष्टिकोण। तो जो मुझे समझ में आता है, बेन जॉनसन साहित्य को वर्तमान से बहुत गहनता से जोड़ देते हैं। इसको समझिएगा, जिसने इंडिविजुअल दृष्टिकोण को बहुत दृढ़ता से महत्व दिया, वही वर्तमान से विषय वस्तु को गहनता पूर्वक जोड़ सकता है। 16वीं बीतने लगती है, अंत में आता है नव क्लासिकवाद। ठीक, अब आपने ये देखा कि अंधकार युग के बाद जो आया था वो बुद्धिवाद थोड़ा था, अंधानुकरण प्राचीन का नहीं करना है। उसके बाद 16वीं में आता है कि नहीं, जो है सुधारवादी अप्रोच होना चाहिए। उसके बाद 16वीं के लास्ट में क्या आता है, नव क्लासिकवाद। वो संस्कृतियों को, प्लेटो, अरस्तु और लॉन्जाइनस को लेंगे, लेकिन नई ढंग से। कैसे लेंगे, इसमें आप ये देखेंगे कि नव क्लासिकवाद आता है और इसके विरोध में जो संघर्ष होता है वहां स्वच्छंदतावादी जन्म लेता है। ठीक है, तो जब 16वीं शताब्दी के अंत में जो समीक्षक आते हैं भाषा के, अंग्रेजी के, अब अंग्रेजी बहुत दृढ़ हो गई थी उसी समय, तो वहां वो एक व्यवस्था लाते हैं और साहित्य का नियम बनाने लगते हैं। ठीक, जब नियम बनाते हैं तो एक आते हैं बोयलो, और बोयलो जो आचार संहिता लिखे हैं, कसम से बता दें, राजशेखर की काव्य मीमांसा आप पढ़ लीजिए, वही मिलेगा आपको। राजशेखर जो नियम बताते हैं कवि के लिए, कवि कहाँ बनते, उसका वातावरण क्या हो, वही काम बोयलो ने 16वीं शताब्दी के अंत में किया है। ठीक है, अब देखिए वो आचार संहिता देते हैं और उनके कृति का नाम आर्ट पोएटिक है। आर्ट पोएटिक में वो काव्य का उद्देश्य, शैली, प्रकृति, लक्षण है, समझता है काव्य के रूप, भेद प्रभेद, विविध विधाएं, इस सब का नियम बना देते हैं, नियम निर्धारित किए। उसके बाद कवियों को परामर्श दिया कि प्राचीन तत्वों अनुसरण खूब करो, लेकिन अगर वहां कुछ वर्तमान के लिए बेहतर संभावना हो और वर्तमान में अगर औचित्य हो तब। तो एक चीज हम कहते हैं कि जब आप वर्तमान में दिशा भ्रम आपको होने लगे, कुछ अंधकार लगने लगे, कुछ ना सूझे, तो आपको अतीत की ओर लौटना चाहिए। अभी भी अगर कभी लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, आप कोई नहीं की पुरानी याद से वर्तमान को रिफ्रेश कर सकते हैं। यही बात ये कह रहे हैं कि प्राचीन का अनुसरण करना चाहिए और उसमें वर्तमान संभावनीयता और औचित्य तलाशते हुए, ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए। ऐसा ना हो कि आप एक कल्पना लोक में अतीत के घुस गए और फिर बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, वर्तमान डैमेज कर लिया, क्योंकि वर्तमान हर हाल में महनीय है। ठीक, अब वो विषय वस्तु का डिसाइड करते हैं आर्ट पोएटिक किताब में कि सामान्य प्रकृति होनी चाहिए कविता की। ठीक, और उसका ये परिणाम होता है कि बंधी बनाई परंपरा पर काव्य चलने लगता है। अब ये देखिए इसके फायदे भी हैं। बोयलो के सिद्धांत के तो फायदे बहुत है कि वो आचार संहिता बना दिए, लेकिन उसको जिसने फॉलो किया वो तो लकीर का फकीर होता चला गया। ठीक, तो जब जो है बंधी बंधाई परंपरा पर चलने लगा, सब प्राचीन का अनुकरण करके नियम पालन और सब करने लगे, तो जो साहित्य की आत्मा होती है वो घुटने लगती है। अब हम अगर किसी के अनुकरण पर ही, मान लीजिए हमको एक यूनिवर्सिटी नियुक्त कर देता और हमको हर साल 25 नया बच्चा दे देता और एक निश्चित पाठ्यक्रम दे देता, और पाठ्यक्रम वही परिवर्तित कर सकेगी व्यवस्था, हम नहीं,
तो हमारी योग्यता घटने लगे, हम बहुत मुक्त जीने वाले। इसी तरह से गोयलों ने जो साहित्य की आचार संहिता की, उससे जो है साहित्य की आत्मा घटने लगी, क्योंकि बहुत मुक्त अवस्था होता है। तो उसके बाद फिर परिवर्तन अपेक्षित हुआ, और जब परिवर्तन अपेक्षित हुआ तो एक और आप देखेंगे कि बोयलो के फॉलोअर्स के अनुसार साहित्य नियमों में कट रहा था, तभी दूसरी ओर स्वच्छंदता का विद्रोह सामने आता है, और एक सेंट एब्रमो आते हैं और वो कहते हैं कि नियम आपका बहुत उपयोगी हो सकता है, बुद्धि आपकी कल्पना का सुधार भी कर सकती है, अतिशय कल्पना से आपको आपकी बुद्धि बचा तो सकती है, लेकिन दोनों का सीमित प्रयोग होना चाहिए। इसको समझने के लिए आप एक वाक्य समझिए, अति सर्वथा वर्ज एक। फिर इन्होंने यही कहा, इसने कहा सेंट एब्रमो कि नियम उपयोगी हो सकता है और बुद्धि आपकी कल्पना, अतिशय कल्पना से आपको मुक्त रखे, लेकिन इन दोनों का सीमित प्रयोग करो, ठीक है। और त्रासदी लिखो, लेकिन त्रासदी में अति प्राकृतिक तत्व को मत दिखाइए, पब्लिक रो देगी ना, जबरदस्ती त्रासदी की जरूरत नहीं। लेकिन सेंट एब्रोमो पर उनके टाइम किसी ने ट्रस्ट नहीं किया और उनका बड़ा अपमान हुआ है उस समय, ठीक। ये जो महान होते हैं उनका वर्तमान बड़ा दरिद्र होता है, कोई नहीं उनको समझता, बहुत बड़ी सच्चाई है, उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक, उसके बाद जो है आते हैं, ये कौन सा आया था उसके बाद मैं भूल रही हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा सा इनको और पढ़ते हैं सेंट एब्रमो को। वो त्रासदी में कहते हैं कि त्रासदी जब आप लिखें तो मानवीय पीड़ा और दुख का वर्णन तो करो, लेकिन उसमें उसके साहस को भी लिखो, जिस साहस से वो दुख का सामना कर रहा है उसका भी वर्णन करो, ठीक है। ये एब्रमो हाईलाइट करते हैं इस पंक्ति को, और ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। थायड से ही नहीं मनोविज्ञान शुरू हुआ है, सेंट एब्रमो से शुरू हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि आप अपने युग की पृष्ठभूमि देखें, खाली अतीत का अनुसरण अनुसरण नहीं, अपने युग की पृष्ठभूमि, आपके समय की क्या मांग है, इसको आप जरूर देखें। ये 16वीं शताब्दी का के अंत का प्रपंच चल रहा है। 17वीं शताब्दी में इस विस्तार ने दो धाराओं को जन्म दिया। यहाँ जो दो धाराएं जन्म नहीं मजबूत हुई, वो मजबूत कौन कौन थी? नव क्लासिकवाद और स्वच्छंदतावाद, और दोनों में द्वंद्व चला। नव क्लासिकवाद हम बता दिए हैं आपको बोयलो के अनुसार, स्वच्छंदता बताए हैं सेंट एब्रमो, ठीक है। अब हम 18वीं शताब्दी में आ चुके हैं। 18वीं शताब्दी में जब समीक्षक आते हैं तो पहले ये लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, प्राचीन को भी पढ़ते हैं, अरस्तु और लॉन्जाइनस को पढ़ते हैं, उस समय का उपलब्ध विज्ञान पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पढ़े लिखे लोग 18वीं में आए, उससे पहले उधम मचाए हैं, थोड़ा पढ़े थे उधम ढेर मचाए हैं। उसके बाद जो है 18वीं में एक तरफ स्वच्छंदतावादी चिंतन अपने विकास के लिए प्रयत्न करता है। एक विचारधारा आती है तो चाहती है कि कुछ नया नया ऐसा करें कि हम डेवलप होते रहें, खत्म ना होने पाए जल्दी। ठीक, और बुद्धि को कल्पना से अधिक महत्व दिया जाने लगा फिर एक धारा में, ठीक है। और साहित्य में सुगमता, सरलता और स्पष्टता पर बल दिया गया, ऐसी कविता की जैसे लगे कहानी सुना दो। दूसरी ओर एक कल्पना, सौंदर्य और गौरव की गाथा की गई, एकदम जो चांद में ही उतर आई परी और क्या क्या सुन ये चला। तो दो धाराएं आप फिर देख रहे हैं, हाँ? एक तरफ बुद्धि को महत्व देते हुए सुगमता, सरलता, स्पष्टता पर, और दूसरी ओर सौंदर्य, गौरव, कल्पना की, ये दो चल रहा है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं दूसरे पक्ष को? जो अंगूठी कंगन बन गई है, ये कविता है, इतियावत उत्जात से चली छता तक हाथ, ऐसे मिला। और दूसरा जो है सुगमता, सरलता, स्पष्टता, उसमें आप देखेंगे कुछ ऐसी कविताएं जो एकदम स्ट्रेट अपनी बात कहती हूँ, उसमें जब बहुत ज्यादा कल्पनाशीलता ना लिया गया हो, अतिशयता से मुक्त हुई। ठीक, अब इसके बाद पोप और डॉक्टर जॉनसन आते हैं और वो प्राचीन सिद्धांतों पर नवीन प्रकाश डालते हैं, प्राचीन को ही नए ढंग से परिभाषित करते हैं। एक ही रामायण पर कितने तरह का मंचन होता है, कितने नाटक, टोटक और कविता और गीत लिखे जाते हैं,
ठीक है, वैसा ही इधर भी चल रहा है। प्राचीन पर नया ढंग से कैसे व्याख्या करते हैं पोप और जॉनसन। ठीक, ये लोग बड़े मतलब सहृदय होकर ये पढ़ते हैं साहित्य को और उसको फिर अपने युग को और प्राचीन को और फिर उसमें कुछ नया करने की सोचते हैं। ठीक, नव क्लासिकवाद के समान ये अंधा अनुकरण नहीं करते हैं और स्वच्छंदता के समान मनमानी नहीं करते हैं। जॉनसन और ठीक, ये नियम और सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए उसमें मानवीय प्रकृति का आधार ग्रहण करते हैं। नियम और सिद्धांत ठीक है, लेकिन मानवीयता की जरूरत क्या है उसके आधार पर बात करते हैं। ऐसा ना हो कि हाथ के बदले हाथ या आंख के बदले आंख वाला कानून है। उसको विश्लेषण करो और जो वर्तमान में जरूरी हो, मानवीय प्रकृति के लिए हो, उसे श्रेयस दे सके, उसको ग्रहण करो। तो यहाँ से युग परिवर्तन होता है। ठीक है, पोप और जॉनसन अतीत को भी पढ़ते हैं, वर्तमान को समझते हैं बहुत हृदयता से, व्यापकता से, और वह सारे नियम और सिद्धांत को विश्लेषण करके वर्तमान के लिए ऐसी क्या जरूरत है जो मनुष्य को श्रेयस की ओर ले जाए, ये कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है पॉसिबल थॉट्स आते हैं बेस्ट और विजडम ऑफ ब्रेन की बात होती है। युग परिवर्तन होता है, विचार और विश्वास बदलता है। 17वीं के बाद का ही लगभग चल रहा है। 18वीं इधर एडिसन आते हैं। एडिसन वो बिजली वाले नहीं है, ये दूसरे हैं। अरे बहुत अंग्रेजियों में भी एक ही नाम के इतने हैं, जैसे टी.एस. इलियट है, जॉर्ज इलियट है। टी.एस. इलियट कविता लिखे हैं, जॉर्ज इलियट उपन्यासी है। तो ऐसा ऐसा वहां भी कंफ्यूजन का होता है चांस, लेकिन फिर उनकी पैदाइश, उनका विषय वस्तु, उनका माँ बाप का नाम वाम जेरो तो पता चलता है कि नहीं, इनमें अंतर है। तो एडिसन जब आते हैं तो वो बुद्धि की अपेक्षा कल्पना को महत्व देते हैं। बुद्धि बेकार होती है, कोरी है, आप कल्पनाशील होकर बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं, ये एडिसन कहते हैं। और ये कहते हैं कि कवि का प्रधान लक्ष्य कल्पना को प्रभावित करना होता है। जितना हाई लेवल की आपकी इमेजिनेशन होगी उतने ही अच्छे आप कवि हैं, ये कहते हैं एडिसन। ठीक, उसके बाद शैली में भी मतभेद चलता है, बहुत तरह की जो विधाएं और बातें होती है। उसके बाद वो लोग जैसे प्रसाद गुण संपन्न होनी चाहिए, ये बात आती है। और गद्य के समान स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जैसे व्यंजना या बहुत गूढ़ व्यंजना हो, ये बात करते हैं ये एडिसन। ठीक, फिर स्वच्छंदतावादी जो है वो रीतिबद्ध शैली का विरोध करते हैं, कहते हैं वो रीति नियम वाला नहीं होना चाहिए, एकदम मुक्त हो स्वच्छंदता वाले। तो कुल मिलाकर 18वीं शताब्दी एक तरफ बुद्धि विवेक का युग है और वहां नवीन स्वच्छंदतावादी प्रकृति आती है जो प्राचीनता को पूरी तरह से परास्त कर देती है। ठीक, यहाँ तक कुछ मेरा वाक्य समझ में आ रहा होगा। कुछ मत बोलिएगा, चुपचाप रहिए, आगे बड़े मजेदार ढंग से बताए जा रहे हैं, नहीं क्रम भंग हो जाएगा मेरा। वर्ड्सवर्थ आते हैं इसके बाद। वर्ड्सवर्थ एक लिरिकल बैलेड लिखे थे। लिरिकल बैलेड एक अलग विधा है, एक नाटक टाइप का होता है। बैलेड एक दो पात्र जो है पूरी कहानी कह डालते हैं, वो 1798 में प्रकाशित होता है। 1798 आप समझ रहे हैं, 18वीं शताब्दी का एकदम अंत, माने 19वीं शुरू होने में 2 साल बाकी था। ठीक, अब वहां आते हैं और उसके बाद अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद बहुत बढ़ जाता है। लिरिकल बैलेड से एक नई विधा नए रूप में आती है। वर्ड्सवर्थ सुंदर कविता लिखे हैं, लेकिन लिरिकल बैलेड को समझे। उसी समय फ्रांस की राज्य क्रांति हो रही है और रूसो, वोल्टेयर, गेटे, ये सब की विचारधारा और साहित्य, इन सब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वहां से कृतियां जो है प्रवृत्ति को नई शक्ति और नई दिशा मिलने लगती है। ठीक है, जब आप किसी क्रांति या जिससे प्रभावित होकर सृजन आता है तो बहुत अलग सी शक्ति और अलग सी दिशाएं तय होती है। इस बीच बढ़िया बढ़िया कवि आए जो हम लोग 11th-12 में पढ़े होंगे, कॉलरिज, शैली, कीट्स, ये सब आई थी, शैली, कीट्स आए, तो ये लोग जो है लिखे अपनी अपनी कविताएं। और ये उसी समय लिखे जब 18वीं का अंत है, एकदम लास्ट 19वीं का शुरुआत। और वहां आनंद मूल्य को प्रधान माना गया कि जीवन का लाइफ एंजॉय के लिए है। जैसे हम लोग भारत वाले कहते हैं कि जीवन संघर्ष ना, तो वहां जो आज हम लोग भारत में एंजॉय लोगों का देख रहे हैं, परिवार विखंडित हो रहा है, एंजॉय के नाम पे लोग क्या कर डाले नहीं समझ में आता, वो वहां 19वीं शताब्दी के आरंभ में 18वीं के अंत में शुरू हुआ था कि आनंद ही एकमात्र मूल्य है। ठीक, उसके बाद जो है
रीति और मूढ़ता से मुक्त हो गया था साहित्य। अच्छी लेदर उसके बाद हुआ, बहुत अच्छा भी लिखा गया है, लेकिन बहुत कचरा भी हुआ है। कचरा वाला कोट नहीं होता है थोड़ा, लेकिन धुन ढेर मचा है। उसके बाद जो है कल्पनाशीलता जो है बहुत ऊंची प्रतिष्ठित होने लगी। जितना लिख डालो तुम कमरे में बैठ के इमेजिन कर करके आए जाए कुछ नहीं लिखो। तो इस तरह से आई, और सौंदर्य इच्छा के साथ सौंदर्य की जिज्ञासा का योग हुआ। मतलब आइटम डांस में और कपड़े कम करो और उछल कूदो और क्या क्या लाइन भर दो, इस तरह का 19वीं में शुरू हो गया। सौंदर्य इच्छा नहीं, सौंदर्य की जिज्ञासा का योग। और जिज्ञासा है तो जिज्ञासा का समन है, तो कुछ भी लिखते जाओ। तो कवि जो है फिर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर एक और परिवर्तन आता है कि अतीत का गौरव गान किया जाए और उसमें सौंदर्य का संधान किया जाए, ऐसी कविताओं का विषय था। ठीक, उसके बाद जो जिज्ञासा थी सौंदर्य की, उसके कारण विश्व की जो गोचर वस्तु है उसमें अपूर्व छवि के दर्शन करने लगे। रीतकालीन कविता याद करिए, दरबारी वाला। सौंदर्य जिज्ञासा हुई तो उसमें जो विश्व की गोचर माने सामने उपस्थित चीजें हैं, गोचर माने जो इंद्रियों से देखी जा सके वही है, तो उसमें जो है अपूर्व छवि। एक कौन सा कवि था कि उसमें नायिका का एड़ी में रंग लगाने जाती है, इतना लाल है कि वो कहती है कहाँ लगे। तो इस तरह की अपूर्व छवि के दर्शन होने लगा और फिर उन्हीं का आदर्श मूलक व्याख्या होने लगी। ठीक, तो अब वो जो है, जो एक फूल था, जो एक नायिका थी, वो नायिका जो है नायिका ही नहीं रह गई। उनको क्या कहते हैं कि कमर ही नहीं, लहंगा कहाँ बांधती होंगी, इस तरह की चीजें आई और एक रहस्य बन गया। मैंने एक फूल का वर्णन करना है तो फूल फूल नहीं रह गया, बल्कि एक रहस्यमय बन गया। ठीक है, अब जो है स्वच्छंदतावाद खाली बुद्धि का विरोध या नियम का विरोध नहीं था, वो कल्पनाशीलता का भी विद्रोह बन गया। मतलब स्वच्छंदतावाद इस स्तर पर हो गया। ठीक, स्वच्छंदतावाद का जो विरोध था वो बुद्धि से नहीं, कोरी बुद्धिवादिता से था उस समय, लेकिन उसकी यात्रा यहाँ तक पहुंच गई। जैसे कभी कभी अन्यथा न लीजिएगा, दलित विमत मानव विरोध बन जाता है, स्त्री विमत मानव अस्तित्व का विरोध बन जाता है। वहां अपने अधिकार की नहीं, बल्कि हम किसी को दुचक्का मार के गिरा दे, ढकेल दे, इसी स्तर पर स्त्रीवाद हो जाता है। तो ऐसे स्वच्छंदतावाद आया था कोई बुद्धिवादिता के विरोध में, लेकिन अब वो इस स्तर तक पहुंच गया कि वो उसके लिए मतलब कल्पनाशीलता का अतिरेक का भी विरोध कर दिया उसने। बहुत इस तरह का आ गया। ठीक है, प्राचीन से एकदम ये भिन्न थी। ठीक, और जो काव्य समीक्षा को दोष दर्शन कहा जाता था, उसे ये सौंदर्य दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करते थे। जिसे दोष कहा गया उसे सौंदर्य के रूप में प्रतिष्ठित करते। ठीक है, अब कॉलरिज जब आए तो वो क्या लिखते हैं कि ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक समीक्षा होनी चाहिए। कॉलरिज लिखते हैं कि समीक्षा साहित्य की ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक हो। अब मनोवैज्ञानिक के चक्कर में लोग कैसा कैसा लिख डालते हैं कि क्या बताया जाए। उसके बाद उसमें आनंद तत्व को प्रधानता दी गई। गाने का बोल ऐसा हो, एक की मुन्नी बदनाम हुई कि सिर्फ एक पंक्ति पर पूरी पिक्चर हिट हो जाए, खर्चा निकल आए। तो इस तरह से आनंद तत्व को प्रमुखता दी गई। और आदर्शात्मकता के कारण काव्य समीक्षा को नैतिक स्तर पर आवश्यक मानने वाले भी आने लगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे एक एक तरफ जहां विचारधाराएं अलग अलग हो रही है, तो कोई कोई आकर उन्हें बांटता है। आनंद प्रधान है लेकिन नैतिकता का आधार आवश्यक है। कॉलरिज फिर एक लाइन जोड़ते हैं, आनंद प्रधान है लेकिन ऐसा ना हो कि वो नैतिकता का रास्ता क्रॉस कर जाए, नैतिकता का आधार है। तो कुल मिलाकर स्वच्छंदतावाद साहित्य को स्वस्थ और स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए अतीत से, नियम से, रूढ़ से, यहाँ तक की कल्पना की अतिशयता से मुक्त करने का प्रयास करता है। अब उसके बाद ही 19वीं नहीं देखेंगे कि राजनीतिक और औद्योगिक क्रांति हो रही है। पुनर्जागरण के बाद यही सब वहां हुआ, आविष्कार होने लगे, पूरे विश्व में सब फैलने लगा, तरह तरह का बल्ब जल गया, हवाई जहाज की तैयारी होने लगी, प्रिंटिंग प्रेस छप गया सब। तो वहां जो है मनोवैज्ञानिक उपलब्धियों का और डार्विन का विकासवाद, मार्क्स का द्वंद्वात्मकवाद, ये सारे जो है फ्रायड का स्वप्नवाद, ये सब भी मनुष्य को और उस साहित्य को प्रभावित करने लगे। ठीक है,
साहित्य समाज का दर्पण है, आपने एक पंक्ति सुना होगा, उसी चीज को अभी बस याद रखिए कि औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक अनुसंधान, उनकी उपलब्धियां, मनोवैज्ञानिक उपलब्धियां, ये सारी चीजें, डार्विन का विकासवाद, बंदर से कैसे आदमी बना ये यात्रा, आप किसी ने कहानी लिख डालिए कि कोई एकदम बर्बर आदमी था लेकिन बाद में वो कैसे साधु बन गया। ये मार्क्स का द्वंदात्मकवाद, भौतिकवाद, फ्रायड का स्वप्न, और ये सारी चीजों ने लोगों को भी प्रभावित किया और साहित्य को भी प्रभावित किया, विषय वस्तु बदलने लगी साहित्य की, और साहित्य जीवन के लिए जाता है। ठीक, साहित्य और जीवन एक क्लोज रिलेशन बनने लगा, केवल विरोध या कल्पना की अतिशयता ही उसमें या मनोरंजन मात्र नहीं रहा, बल्कि साहित्य जीवन की व्याख्या बनने लगा। ठीक, और क्या होना चाहिए ये दिशा देने लगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो है कई मत एक साथ आने लगते हैं, और जब कई मत आते हैं तो वहां कहीं अभिव्यंजना सफल होता है तो कहीं नहीं होता है, कहीं बताते हैं कि कुछ हितकर है तो कहीं कुछ अहितकर है, तो कहीं वो नीति की बात करते हैं, अंतः संस्कार की, अंतःकरण की विशुद्धिकरण की बात करते हैं, अहितकर की निंदा होती है, तो कहीं जैसे कार्लाइल, रस्किन, टॉल्स्टॉय आते हैं, वह भी बहुत सूक्ष्म अनुभूतियों के परिवर्तन संवर्धन की बात करते हैं। इस तरह से साहित्य की धाराओं में लाभ और व्यापार होने लगा। ठीक है, और इस तरह से जो नीतिवादी समीक्षक आते हैं वो कला को फिर एक दिव्य शक्ति मानने लगते हैं। साहित्य को कला करार दिया जाता है और वो नीतिवादी उसको दिव्य शक्ति मानते हैं, और मतलब उसमें वो लिखते हैं कि आर्ट एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसी अभिव्यक्ति है जहाँ सोल जो है एक आत्मा दूसरी आत्मा से संवाद करती है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। नीतिवादी आते हैं और वो कला को दिव्य शक्ति कहते हैं। ठीक, और दिव्य शक्ति कैसी है, जहाँ आर्ट एक ऐसा अभिव्यक्ति है, कला एक ऐसी अभिव्यक्ति है जहाँ एक आत्मा दूसरी आत्मा से संवाद करती है, आत्मा का संवाद है, तो ये नीतिवादी कहते हैं। और कुरूपता को कला से ही दूर करना चाहिए, ये कहकर कला और जीवन को एक साथ कर देते हैं नीतिवादी। ठीक, उसके बाद इसी समय कला कला के लिए एक सांप्रदायिक आंदोलन शुरू होता है, और कलावाद साहित्य में नीति और आदर्श का विरोध करता है। आप देखे होंगे एक आध पेंटिंग ऐसी आई है राधा कृष्ण की, आप अन्यथा न लीजिएगा, बहुत आधुनिक वस्त्र परिधान या केवल अंतः वस्त्रों में, और कहीं एक मुरली दे दी गई या कुछ राधा का ऐसा दोनों को दिखा दिया गया कि राधा कृष्ण आपको लगे, लेकिन उनका ड्रेसअप ऐसा कर दिया गया। तो वहां नीति और आदर्शवादिता का विरोध करके इस रूप में फरोख दिया जाता है कलावाद। अभी मेरे पास एक गाना भी है बंगाली, हम भेज देंगे आप लोग को। उसमें गाने का भाव ये है कि राधा कलिंकिनी तुम जमुना में पानी लेने ना जाना, कदम्ब के पेड़ पे कान्हा हरामजादा बैठा है। ठीक है, इस तरह की बात आती है। अब यह कहते हैं कि ये कला है, भाव प्रवण का है, सच में बहुत अच्छा गाई है, और यह गायन और यह पंक्ति आपकी नीति और आदर्शवादिता का पूरा विरोध करती हुई सफल है। तो वो गाना मैं भेज दूंगी, उसमें सुनिएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही ज्यादा समझ में आती है। नहीं तो फिर पंक्ति रट लो, एग्जाम में लिख दो, बस हम लोग उपकरण बन जाते हैं बस ज्ञान धारा को बढ़ाने का। उसके बाद जो है ये विरोध जो आता है आदर्श और नीति का, वो विरोध करते हैं स्विनबर्न। और स्विनबर्न एक किताब लिखते हैं पोयम्स एंड बैलेट्स, एक समीक्षात्मक होती है सैद्धांतिक किताब पोयम एंड बैलेट्स। तो वो जो है विक्टोरियन युग की नैतिकता को प्रबल चुनौती देते हैं। देखिए, जब पाश्चात्य के विरोध की बात होती है, आप अगर ओरिजिनल ब्रिटेन को देखेंगे, पाश्चात्य वहां की रॉयल सोसाइटी आपको बहुत आकर्षित करेगी। वहां का रहन सहन, वहां का उठना बैठना बहुत उदास। पाश्चात्य ने नंगा नाच किया है, अमेरिका ने बहुत बारीकी से उनके कल्चर को समझिएगा, अमेरिका ने बहुत गंभीर। तो यहाँ जो आया ब्रिटेन बहुत रॉयल रहा है, और वहां की नैतिकता और आदर्शवादिता का विरोध किया स्विनबर्न ने। ठीक, चुनौती दे दी खुली। उसके बाद वाल्टर पेटर आते हैं, वो कला के लिए को पूरी तरह से दृढ़ता से प्रतिष्ठित करने की कोशिश करते हैं, और कला का उद्देश्य बताते हैं। क्या बताते हैं कि स्थूल सौंदर्य के माध्यम से सूक्ष्म सौंदर्य की आराधना करें। ठीक है,
वाल्टर पीटर कह रहे हैं इस फूल के माध्यम से सूक्ष्म सौंदर्य की आराधना करें, चाहे जो पंक्ति लिखे। तो जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम को एक मानते थे, सब एक है, और उनका आग्रह था कि सौंदर्य साधना को नीति या बाह्य मानदंड से मुक्त रखो। मतलब एकदम नग्न चित्र ऐसा खींचो और उसमें सौंदर्य को देखो। तो एक ये सही कह रहे हैं, इनका मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग को समझा रही हूँ कि हर कोई वह दृष्टा भाव नहीं ला सकता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, कला कला के लिए बहुत ऊंची बात है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से गीत गोविंद पढ़ाकर समझा सकती हूँ, या कभी कोणार्क का सूर्य मंदिर या अजंता एलोरा के मैथुन रथ भित्ति चित्र पर हम आपको विश्लेषण करते हुए ये बात समझा सकते हैं और इनका वाल्टर पेटर का पक्ष ले सकते हैं। लेकिन आप में समझने की योग्यता तो हो कि आपकी बड़ी बहन आपको गीत गोविंद पढ़ाएगी, फिर राधा और कृष्ण के मैथुन का वर्णन है, उस स्तर पर सुयोग्य भी होना चाहिए और उतनी दृढ़ता का सहृदय में अभाव होता है। तो इस स्तर पर यहाँ कला कला के लिए कैसे पराजित हुआ है बाद में हम करेंगे, लेकिन इनका सिद्धांत एक स्तर पर बहुत उदात्त भी रहा है। ठीक, तो ये इन्होंने जो कहा कि कला का मूल्यांकन सौंदर्य साधना में सौंदर्य की जब उपासना हो तो नीति और आदर्श जैसी बाह्य चीजों को अलग रख देना चाहिए। वो सही है, मैंने सार्वजनिक प्रेम पत्र लिखा है, लेकिन किसी को समझ के पूरा आ जाए तो बता दे, उस स्तर का समझदार तो होना चाहिए। तो खैर ये बातें आ गई इनकी, हम बात कर रहे हैं वाल्टर पेटर की। और वो जब कहते हैं कि तो इनको मुक्त कर दिया, सौंदर्य साधना को नीति आदर्श और आचार संहिताओं से पूरी तरह से अलग कर देते हैं। कला का मूल्यांकन सिर्फ कला के मूल्यों पर हो, सौंदर्य के लिए सिर्फ सौंदर्य की दृष्टि हो। आप अगर अजंता की मैथुन रथ भित्ति चित्र देखें, कोणार्क मंदिर के चित्र देखें, तो आप एकदम इतने तन्मय हो जाएं कि जैसे कलाकार अनगढ़ पत्थर को छैनी हथौड़ी से तराशते हुए मैथुन रथ चित्र को उभार रहा हो। इतना अगर आप में आ जाए तो फिर आप सौंदर्य के बोधा हैं। ठीक, यहाँ तक बात आ गई। अब उसके बाद देखिए कि इसके बाद क्या होता है। यहाँ हमने बात किया था वाल्टर पीटर की, इसके बाद उनके शिष्य आते हैं ऑस्कर वाइल्ड। और ऑस्कर वाइल्ड असाधारण और भयावह इंद्रिय अनुभूतियों के संपोषण को जीवन का चरम लक्ष्य घोषित कर देते हैं। अब वज्रयान कुछ दिन पहले पढ़े ना, और इन सब में देखते हैं ना कि एक वक्त पर जो विरोध और बड़े ऊंचे पर लेकर शुरू होती है, वही कैसे दुरुपयोग होने लगता है। ऑस्कर वाइल्ड असाधारण और भयावह इंद्रियानुभूति को के संप्रेषण को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। ये वज्रयान से समझ लीजिएगा, पिछली क्लासेस में सब हो चुका है। और कला कला के लिए जहां बात हो रही थी, वहां भावावेग के लिए ऐसे सिद्धांत की पराकाष्ठा आ जाती है कि ऐसा चित्र देखो कि आप क्षणिक उत्तेजना आप में आ जाए, ऐसा आ जाता है। जहां सौंदर्य बोध का उद्दास्त था, वहां कला कला के लिए इस स्तर पर पहुंच गया। ठीक, अब जब इस स्तर पर पहुंचेगा तो ऐसे दृश्य आप अपने कमरे के रूम में नहीं लगा सकते ना, जहां परिवार है। तो कला की उपयोगिता सिर्फ सामाजिक ना होकर व्यक्ति को आनंद प्रदान करने में हो गई। जैसे आप कुछ भी यूट्यूब पर देखते रहे या किसी भी और भी सोर्स पर देखते रहे, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से आप नहीं देख सकते हैं, वह सार्वजनिक मंचन की विषय वस्तु फिर नहीं रह पाएगी। तो यहाँ जो कला कला के लिए सिद्धांत था, उसकी उपयोगिता सामाजिक न होकर के नितांत वैयक्तिक आनंद के लिए हो जाती है। ठीक, अब हम आ गए 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी हो गया। 20वीं शताब्दी में हम आ जाते हैं तो अंग्रेजी समाज और साहित्य में अव्यवस्था आ जाती है। कला कला के लिए जब आएगा तो जाहिर सी बात है अव्यवस्था आएगी। आप इंटरनेट फ्री कर दीजिए, 80% लोग फॉरेन वेबसाइट सीखते हैं। आप सभी एडल्ट हैं, मुझे लग रहा है सब 15-16 साल से ऊपर हैं और इतने समझदार हैं कि मेरी बातें आपको अन्य सुना रहे। ठीक, वहां अराजकता आ जाएगी, अव्यवस्था आई। अब अव्यवस्था आएगी, अगर एक बच्चा 1 घंटे 2 घंटे कौन वेबसाइट देखता है तो उसमें तुरंत कुंठा निराशा, बहुत सारी और समस्याएं आ जाती है। वो अपने आप के प्रति विद्रोही होता है और सिस्टम के लिए भी विद्रोही हो जाता है, और बहुत सारी मनोगत मन मस्तिष्क वाली बीमारियां आ जाती है। वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, अनास्था या समाज विरोधी स्वर आ जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कैसी कैसी न्यूज आती है बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, ये वही मानसिकता का परिणाम है। ठीक, ये वहां हुआ 20वीं शताब्दी में। ठीक,
उसके बाद आलोचना शुरू होती है। अब ये नहीं होना चाहिए, आलोचना का काल शुरू होता है। तो कौन कौन आते हैं? इरविंग बेबिट आते हैं और फिर से एक बार नीतिवाद मुखरित होता है, एथिक्स डेवलप होता है, आचार संहिताएं निर्धारित होती हैं और आते हैं इरविंग बेबिट, और वहां से आलोचना को एक नई दिशा मिलती है। एक पीई ह्यूम आते हैं, वो भी नीति और आलोचना पर बल देते हैं, आचार संहिता को फिर से स्थापित करते हैं, क्योंकि कला के लिए बहुत छीछा मचा चुका होता है। और स्वच्छंदतावादी काव्य में बिंबवाद का विरोध करते हैं। ठीक, जैसे कुछ वेबसाइट पर फिर रोक लगाया जाता है, यूनिवर्सिटी में जब इंटरनेट फ्री किया जाता है कुछ वेबसाइट पर रोक लग, पहले यहाँ पे फेसबुक आदि पर भी रोक था हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ जादवपुर, तो वहां एक जो सांस्कृतिक अव्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करने का कुछ तरीका आता है। इसने किसका नाम लिया? इरविंग बेबिट और 20वीं शताब्दी। आप 21वीं में चल रहे हैं, यहाँ 20वीं की बात हो रही है, 20वीं पर हम खत्म कर देंगे। वर्तमान अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का मुझे कोई समय नहीं मिला है, और इसलिए वर्तमान अंग्रेजी में कौन कौन से लेखक उपन्यास या कवि मुखरित हैं इससे मैं भी बहुत परिचित नहीं हो पाई थी। उसके बाद क्रोचे आते हैं, इटली के दार्शनिक, आत्मवादी थे और वो भौतिकतावाद का विरोध करते हैं। ठीक, वो कलात्मक सृजन और सहानुभूति की क्रिया पर बल देते हैं। क्रोचे का अभिव्यंजना बहुत फेमस है, और क्रोचे का अभिव्यंजना हम आपको एक वाक्य में ऐसे समझा दें। क्रोचे कहते हैं, जैसे आप अगर अभी मेरी क्लास सुन रहे हैं और इसके अतिरिक्त अगर कोई गैर जरूरी आपकी बात आता है, जैसे कोई पक्षी बोल रहा है, कौवा चिड़िया बोली, कोयल बोली, जो आपके लिए अभी जरूरी नहीं है, गैर जरूरी, उसका जो आपके मन मस्तिष्क पर स्पंदन हुआ, प्रभाव हुआ, गैर जरूरी का प्रभाव जो आप पर पड़ा, वो अभिव्यंजना, जो आपके लिए अभी उपयोगी नहीं है, आप अपनी जरूरत के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जिससे आपने कभी मतलब नहीं रखा, अचानक उस पर आपकी दृष्टि पड़ी और आपके भीतर कुछ हुआ, वो कुछ होना ही अभिव्यंजना है। ये सब बहुत आसान तरीका है अब क्रोचे की अभिव्यंजना समझने का। ठीक, आप ये कह रहे हैं सहजानुभूति की क्रिया मानते हैं, कलात्मक सृजन को सहजानुभूति, उसके बाद ही सृजन होता है। तो चूंकि ये दार्शनिक थे और दार्शनिक ने काव्य शास्त्र पर काम किया, तो वो कलात्मक सृजन को सहजानुभूति की क्रिया मानते हैं और कहते हैं कि कलाकार और जो विशुद्ध आत्म सुख है, इसका एक रिलेशन होता है। कलाकार का उसकी अपनी विशुद्ध आत्म सुख में प्रवृत्त होता है, उसमें एक रिलेशन होता है, और वह सहजानुभूति को बहिरंग और बाह्य आकार प्रदान करता है। जो अभिव्यंजना हम बताए महसूस हुआ भीतर, और जब आप उसको बाह्य आकार देंगे तो वह आपका सृजन बन जाएगा। तो ये कहते हैं क्रोचे का सिद्धांत अभिव्यंजना, सहजानुभूति और फिर उसकी बहिरंग प्रस्तुति, कलाकार और कलाकार का विशुद्ध आत्मसुख, ये इनके कुछ शब्द हैं जिसके आधार पर आप क्रोचे को एकदम समझ सकते हैं। ठीक, और लेकिन कहीं कहीं वो अभिव्यक्ति में, सृजन में सहजानुभूति की अनिवार्यता नहीं मानते, बिना सहजानुभूति के भी कुछ कुछ लिखा जाता है, ऐसा क्रोचे कई जगह बाद में जिक्र किए। क्रोचे का एक बार हम पूरा जीवन का पढ़े थे तो अंत में ये जिक्र किए थे, मैंने अपनी मृत्यु के कुछ साल पहले एक निबंध में ये सहजानुभूति की अनिवार्यता को अस्वीकार किए थे। अब वो हम कहीं लिखे भी हैं, लेकिन वो हम बाद में प्रस्तुत करेंगे अगर कोई पढ़ना चाहा हमसे तो। उसके बाद आधुनिक युग, जब 20वीं विज्ञान का प्रभाव है, और विज्ञान का प्रभाव जब आता है तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव साहित्य पर आता है। आप ये देखेंगे, अभी जैसे आज सवेरे की क्लास में प्रेमचंद का उपन्यास पढ़े, और जब प्रेमचंदोत्तर उपन्यास पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के बाद का पढ़ेंगे, तो आप अगर एक महिला आंचल को छोड़ दीजिए, रेणु को, स्वतंत्रता के बाद रेणु का आता है, उसके बाद जब देखेंगे तो जैनेन्द्र और सबने, इलाचंद जोशी आदि में, आपको पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलेगा। नॉट ओनली इन उपन्यास, आपको बहुत सारी चीजों में, कविता कहानियों में भी, पाजित कहानी द्वारा इसमें भी, इवन मोहन राकेश के आधे अधूरे में भी मनोवैज्ञानिक द्वंद है। मतलब जब आपको एक विमर्श, जो आपको प्रेमचंद से भी पहले जब सुधारवाद और नवजागरण आया था, तो नीति, नैतिकता और मौलिक अधिकार, जो शिक्षा और सुधारवादी विचार था, वो शुरू हुआ था।
प्रेमचंद में सामाजिक विद्रुपता ये सब आई। आजादी के बाद फिर जब थोड़े बहुत लोगों को अधिकार मिलने लगे तो मनोवैज्ञानिक द्वंद्व शुरू हुआ। वही चीज आप वहां 20वीं शताब्दी में देखा है, वहां मनोवैज्ञानिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। ठीक उधर कला के लिए एक शिक्षा लेकर के बाद जब नीतिवादी आते हैं, और नीतिवादियों ने जब फिर से सुव्यवस्थित करने का सांस्कृतिक सुव्यवस्था स्थापित किया और कुछ स्थापित हुआ भी, तब फिर मनोविज्ञान आ गया। और मनोविज्ञान में आप ये देखेंगे कि एआई रिचर्ड्स आते हैं, और वो जो है एक तरह के छायावादी हमको लगते हैं। बहुत व्यक्तिगत बात हम लोग को शेयर कर रहे हैं। हम जब इन लोग को पढ़ते हैं ना तो हमको ये पूरा भारतीय वाले जैसे हमको डिस्टर्ब करते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा तुमको भी चाय देंगे, चिंता ना करो। तो फिर हम किसी किसी के सिद्धांत को किसी किसी से जोड़ते चलते हैं। तो जब एआई रिचर्ड्स को हम पढ़ रहे थे तो हमको पूरा छायावाद दिख रहा था, तो क्योंकि छायावाद भी कहीं ना कहीं बहुत मनोवैज्ञानिक स्फुरण है। वो है ना स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो वही चीजें एआई रिचर्ड्स कहते हैं। और वो अभी साहित्य के लिए नवीन वैज्ञानिक आधार देते हैं। विज्ञान का जब बोलबाला है तो साहित्य का भी विज्ञान हो गया, वैज्ञानिक विश्लेषण हो गया। और वो जब मनोवैज्ञान साहित्य को एक मनोविज्ञान के आधार पर मानते हैं, तो उनका जो उनके बाद का भी उनके जो फॉलोअर होते हैं वो साहित्य और कला को जीवन से एकदम भिन्न और बाहर मान लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कवि एक ही परिस्थिति में कवि होता है, हर समय सुशांत भाई कविता नहीं लिख सकते, वो परिस्थिति विशेष होती है जब कवि कविताएं लिखता है। ठीक, तो वैसे ही ये लोग कहते हैं कि जो साहित्य और कला है वो जीवन से एकदम भिन्न और बाहर है, वो एकदम परिस्थिति विशेष, समय विशेष और विशेष मनोस्थिति की परिणति है। तो कला का मूल्य जो है स्वयं अपने आप में है, जीवन में या उपयोगिता में नहीं। ऐसा आइए रिचर्ड और उनके फॉलोअर कहते हैं। कला का मूल्य कला में ही है, जीवन या उपयोगिता में नहीं। ठीक, एक यथार्थ से उसको थोड़ा सा पृथक कर रही थी। उसी में बीच में ही फ्रायड आते हैं, मार्क्स आते हैं। और फ्रायड जो है जीवन में काम को मूल वृत्ति मानते हैं। काम हम हिंदी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, काम का मतलब ये नहीं है कि वासना या सेक्सुअल लाइफ। फ्रायड ने पूरे स्थायी भावों को लिया है, जितने 8-9 को जो कहा गया है पूरे स्थायी भावों को लिया है, और जो आपके जीवन में उद्दीप्त नहीं हो पाया है वही कवि उद्दीप्त करता है। यहाँ से जब आप समझेंगे स्थायी भावों से, तो फ्रायड के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा जागेगी और तभी आप लिख पाए। इस फ्रायड को बहुत अच्छे से समझेंगे। खैर फ्रायड, एडलर और युंग 3 मनोवादी हैं, मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो काव्य पर विचार दिए, दृष्टि दिए। वो कवि नहीं थे, वो मनोचिकित्सक थे, तो जो कवियों का इलाज करते थे। तो फ्रायड, एडलर, युंग पर मेरा एक स्वतंत्र लेक्चर है, वो हम आप लोग को दे देंगे। आनंद भाई संभवतः सुन चुके होंगे, आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो है कुंठाओं को, या जो स्थायी भाव आपके जीवन में किसी कारण से नहीं उद्दीप्त हो पाए हैं, वह कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में, किस किस आश्रय में, किन आलंबन से उद्दीप्त, ये विश्लेषण करते हैं फ्रायड। तो फ्रायड को सिर्फ वासना या वासना शब्द को सिर्फ संकुचित मत लें, बहुत व्यापक समझें। तो फ्रायड का सिद्धांत पूरे स्थायी भाव को कवर अप करता है। उसके बाद मार्क्स आते हैं, और मार्क्स जो है समाजवादी सिद्धांत देते हैं साहित्य का। ठीक, अब ये जो फ्रायड और मार्क्स है, इनका जो है रचनात्मक साहित्य पर नहीं उतना प्रभाव पड़ता जितना आलोचना पर पड़ता है। ठीक, और जो आधुनिक आलोचना पद्धति है वह जो है अमेरिका में विकसित हो जाती है। अब तो इधर का जर्मनी भर्मनी में ज्यादा कर रहे हैं मार्क्स और एंगल मिलकर काम किए, लेकिन इसका प्रभाव यूएस के इंग्लिश लिटरेचर पर पड़ता है, उनके द्वंद्वात्मक भौतिक पाठ का प्रभाव। तो इसके बाद जो है कलाकृति का मूल्यांकन जो होता है आधुनिक आलोचना में, वो निरपेक्ष और स्वतंत्र रूप में होना चाहिए, जिसमें एक मनोचिकित्सक अपना विचार दे, एक जो राजनीतिक सिद्धांत वाला मार्क्स है, समाजशास्त्री जो वर्ग संघर्ष के आधार पर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक तरफ दे रहा है, वह साहित्य पर स्वतंत्र चिंतन करे, ऐसी दृष्टि आती है निरपेक्ष। तो ऐसे में साहित्य जो है कलाकृति एक ऐसी स्वतंत्र चीज बन जाती है जिसका मूल्यांकन निरपेक्ष और स्वतंत्र। ठीक, तो फिर ये हम देख रहे हैं। और उसके बाद साहित्य से जो इतर मूल्य है,
वो जो है एक आते हैं समर्थक, वो कहते हैं कि साहित्य का मूल्यांकन खाली साहित्य ही करे, इतर नहीं, क्योंकि कविता भाषिक संरचना है और उसकी समीक्षा भाषा के आधार पर हुई। दूसरा कहते हैं नहीं, कविता या साहित्य समाज की वस्तु है, समाज के विविध अवयव उसका मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ तक हमने 20वीं शताब्दी तक पढ़ा। वर्तमान 10 साल से हम कॉपी किताब उठाए नहीं है, तो उतना मुझे नहीं आता है। इस पर आप चाहेंगे तो एक एक कवि या एक एक पर मेरी अच्छी पकड़ रही है जमाने में। और ये जब हमने कला कला के लिए या कला जीवन के लिए उसके समानांतर आता है, या बिंबवाद, प्रतीकवाद, नव कलावाद, नव क्लासिकवाद, ये जितने भी वाद हैं, इस पर हम पृथक पृथक बढ़िया आपको बता सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत डूब डूब के पढ़ा है। तो आज का मुझे लग रहा है समय हो गया, और मुझे विश्वास है कि आप लोग को घनघोर आनंद आया होगा आज की किताब में, आज के उसमें। और कभी हम लोग अस्तित्ववाद और प्रकृतिवाद पर बात करेंगे, और क्रोचे को जो अभी जिक्र किए उनके अभिव्यंजनावाद पर। तो आप ये समझें कि जीवन में अगर कहीं आनंद है तो वो स्वाध्याय में है और सीख नहीं है। बाकी स्वाध्याय निर्बाध रहे कि ये कपड़े साफ सुथरे पहनो और खाना खाओ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है बहुत हो गया। कान भाई, आप थोड़ा सा सबको नमस्कार कहें। अरे हम चुप हो रहे हैं।